आज हम चीज़ों को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदलने वाले हैं। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर की हैसियत से आइए प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े और महान मेगा प्रोजेक्ट का एक पोस्टमार्टम करते हैं। ज़रा सोचिए, 4500 साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन या क्रेन के गीज़ा के पिरामिड्स कैसे बने, ये आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में हम गहराई से उतरते हैं और इंजीनियरिंग के नज़रिए से इस रहस्य को डीकोड करते हैं। 23 लाख, जी हाँ, 2.3 मिलियन विशाल पत्थर। ये ग्रेट पिरामिड में इस्तेमाल हुए पत्थरों की कुल संख्या है। हर एक पत्थर इतना ज्यादा भारी है कि आज की बड़ी बड़ी आधुनिक क्रेनें भी इन्हें उठाने में हांफने लगेंगी। इसे आप अल्टीमेट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पजल कह सकते हैं। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? इतने व्यवस्थित निर्माण का कोई भी ब्लूप्रिंट या नक्शा इतिहास में मौजूद ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे पत्थरों को ऊपर ले जाने का कोई रिकॉर्ड कभी बना ही नहीं था। हमारी पारंपरिक सोच क्या कहती है? यही ना कि भारी पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर नीचे से ऊपर की ओर निर्माण किया गया होगा। लेकिन क्या हो अगर ये सोच भौतिकी यानी फिजिक्स के नियमों के बिल्कुल ही खिलाफ हो? यहीं पर एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने आता है। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को अपना दुश्मन नहीं बल्कि एक टूल की तरह इस्तेमाल करना। मतलब चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराशना। तो चलिए सेक्शन 1 द फीजिबिलिटी क्राइसिस पर आते हैं और देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन की ये पुरानी थियोरीज फेल क्यों हो जाती हैं। पिरामिड के बाहर रैंप बनाने वाली थ्योरी लॉजिक और गणित दोनों ही पैमानों पर पूरी तरह इम्पॉसिबल है। खुद सोचिए, 2.5 टन के एक पत्थर को बिना गिराए ऊपर खींचने के लिए करीब 1.5 किलोमीटर लंबे रैंप की जरूरत होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि रैंप बनाने में ही उतना मटीरियल लग जाएगा जितना खुद पिरामिड में लगा है। इसके अलावा अगर बाहर रैंप बना दिया तो पिरामिड के कोनों का सटीक मेजरमेंट करना तो बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। और सबसे बड़ा सबूत, आज गीजा के पठार पर इतने विशाल रैंप का एक भी निशान मौजूद नहीं है। तो भाई सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर पत्थरों को बाहरी या भीतरी रैम्प्स के जरिए ऊपर नहीं ले जाया गया तो वे वहां पहुंचे कैसे? जब नीचे से ऊपर की ओर निर्माण करने वाले सारे मॉडल वेट डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिक्स यानी वजन वितरण के भौतिक नियमों के आगे घुटने टेक देते हैं, तो एक इंजीनियर के तौर पर यह सवाल सबसे अहम बन जाता है। इस सवाल का एक बहुत बड़ा सुराग हमें 2015 में मिला म्यूआंस पार्टिकल्स की स्कैनिंग से। देखिए, ये कॉस्मिक रे पार्टिकल्स भारी पत्थरों के आर पार जा सकते हैं, बिल्कुल एक एक्सरे की तरह जो हमारी हड्डियों को दिखाता है। जब इनका इस्तेमाल करके पिरामिड को स्कैन किया गया ना, तो अंदर किसी भी घुमावदार रैंप का कोई सबूत नहीं मिला। इसके बजाय 30 से 40 मीटर की विशाल रैंडम खाली जगह मिली। बस यहीं से इंटरनल रैंप की थ्योरी भी पूरी तरह से डस्टबिन में चली गई। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द पेट्रा प्रेसिडेंट। यहां से एक बिल्कुल नई सोच की शुरुआत होती है। ग्रेविटी उनकी दुश्मन नहीं थी, ये उनका सबसे बड़ा हथियार थी। जॉर्डन का 2000 साल पुराना शहर पेट्रा इस बात का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। इसे नीचे से ऊपर नहीं बनाया गया, बल्कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ काटा गया था। पहले चट्टान की चोटी को तराशा गया और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर काम किया गया। ये टॉप डाउन स्टोन रिमूवल और लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी का एक ऐसा मास्टर क्लास है ना, जहां मौजूद चट्टान से एक्स्ट्रा पत्थर को नीचे गिराना उसे ऊपर खींचने से 1000 गुना आसान था। तो अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द अनबिल्ट थियरी। यहां हम पिरामिड का एक बिल्कुल नया सच उजागर करेंगे। शोधकर्ता यून चोई के 10 साल के 3D डिजिटल मॉडल डेटा ने तराशने की इस अद्भुत प्रक्रिया को दुनिया के सामने रखा है। ये एक रैडिकल हाइपोथेसिस है कि पिरामिड्स को कभी बनाया ही नहीं गया था। असल में वे प्राकृतिक चूना पत्थर की पहाड़ियां थीं जिन्हें बिल्डर्स ने तराशा। स्पेस मैनेजमेंट की इस शानदार तकनीक में सबसे पहले एक प्राकृतिक पहाड़ी को काटकर चौड़ा बेस बनाया गया। फिर उस बेस से शुरुआत करते हुए सबसे ऊपरी तीखी नोक को तराशा गया और अंत में गुरुत्वाकर्षण की मदद से अतिरिक्त पत्थर को बस नीचे गिरा दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर से नीचे काम करना इतना जरूरी क्यों था? देखिए, नीचे से ऊपर जाने पर जगह कम होती जाती है और गलतियों की गुंजाइश इतनी बढ़ जाती है कि 146 मीटर ऊंची एकदम शार्प नोक बनाना स्ट्रक्चरली इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके उलट टॉप डाउन तरीके में आपके पास नापने के लिए एक चौड़ा बेस होता है। आप चारों कोनों को आसानी से अलाइन कर सकते हैं और सॉलिड स्टोन कोर से काम करने पर बेहतरीन लोड बेयरिंग फायदे मिलते हैं, जिससे ग्रेविटी के सहारे एकदम सटीक अलाइनमेंट हासिल होता है। सेक्शन 4, ड्रोन डेटा और स्ट्रक्चरल प्रूफ। आइए देखते हैं कि आधुनिक तकनीक इस थियरी को कैसे सपोर्ट करती है। आधुनिक तकनीक इस थ्योरी को और भी मजबूती देती है।
हाल ही में ड्रोन फोटोग्राफी का उपयोग करके खाफरे पिरामिड के करीब 6000 पत्थरों का विश्लेषण किया गया। और पता है इस डेटा से क्या मिला? दीवारों के बिल्कुल बीचों बीच कुछ खास लॉकिंग स्टोन्स मिले। ये इस बात का पक्का सबूत है कि निर्माण टीमों ने कोनों से अंदर की ओर काम करना शुरू किया था और फिर बीच में आकर इन विशेष पत्थरों से सेक्शंस को एक साथ लॉक कर दिया। ये लॉकिंग पैटर्न अपने आप में रैम्प थ्योरी की धज्जियां उड़ा देता है। खुद सोचिए, अगर पिरामिड के चारों ओर कोई रैंप लिपटा होता तो कोनों तक पहुंचना तो बिल्कुल असंभव हो जाता ना। लेकिन ये लॉकिंग स्टोन्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि कोने बिल्कुल खुले हुए थे। वो स्टार्टिंग पॉइंट थे जहां से कई टीमें एक साथ अलग अलग दिशाओं में काम कर रही थीं, और ये सिर्फ और सिर्फ टॉप डाउन चौड़े प्लेटफॉर्म मॉडल में ही पॉसिबल है। अब चलते हैं सेक्शन 5 पर, द एंशिएंट रीसाइक्लिंग चेन। चलिए इस पूरे साइट का मटेरियल मैनेजमेंट समझते हैं। अगर हम पूरे गीजा साइट के मटेरियल मास बैलेंस का गणित देखें ना, तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। मॉडल के अनुसार जो मूल प्राकृतिक टीला था वो लगभग 80 लाख टन का था, जबकि ग्रेट पिरामिड का कोर 60 लाख टन का है। इसका सीधा सा मतलब है कि 20 लाख टन एक्स्ट्रा पत्थर तराश कर निकाला गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि यह पत्थर वेस्ट नहीं हुआ, बल्कि इसे संरचनात्मक रूप से रिसाइकल किया गया था। ये सच में एक अनबिलीवेबल लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी थी। ग्रेट पिरामिड को तराशने के बाद जो 20 लाख टन एक्स्ट्रा पत्थर बचा, उसे सीधे खाफरे पिरामिड साइट पर ट्रांसफर कर दिया गया, और फिर वहां से बचे हुए मटेरियल को मेनेकॉर पिरामिड और बाकी छोटे मंदिरों के निर्माण में लगा दिया गया। यह प्राचीन काल की एक ऐसी शानदार मटेरियल रिसाइकलिंग चेन थी जो मिस्र के कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को लेकर हमारी पूरी समझ को ही बदल देती है। और ये सिर्फ हवा में की गई बातें नहीं हैं, ठोस गणित इस थ्योरी की पुष्टि करता है। 3D कंप्यूटर मॉडल के नंबर बताते हैं कि इस पूरी रिसाइकलिंग प्रक्रिया में लगभग 1 करोड़ 40 लाख टन मटेरियल को प्रोसेस किया गया, और अंत में साइट पर जो मटेरियल बचा रह गया वो लगभग 10 लाख टन है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये संख्याएं आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा लगाए गए गीजा पठार के वास्तविक वजन के अनुमानों से बिल्कुल मैच करती हैं। मतलब ये थ्योरी पूरी तरह से हार्ड डेटा पर टिकी है। तो इस पूरे स्ट्रक्चरल पोस्टमार्टम के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या निर्माण के नक्शों या ब्लूप्रिंट्स का न मिलना इस बात का सबूत है कि प्राचीन मिस्रवासी चीजों को नीचे से ऊपर बना ही नहीं रहे थे, बल्कि वो एक विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे तराश रहे थे? इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार जब आप किसी भी प्राचीन इमारत को देखें ना, तो एक बार जरूर सोचिएगा, क्या इसे बनाया गया था या तराशा गया था।